हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, अक्टूबर शुरू हो चुका है, पहले 2 हफ्ते बीत चुके हैं 2020 के। तो इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स पर बात करनी ज़रूरी है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी हैं। दोस्तों, हमने प्री क्योर अभी ऑलरेडी पोस्ट किया, उसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से हमें पता लगता है कि अगर हम ग्रेजुअली हर रोज़ अगर हम कुछ सवाल सॉल्व करते जाते हैं तो दोस्तों देयर इज़ नथिंग लाइक ग्रेजुअली एडिंग टू योर नॉलेज बेस। ठीक है, लास्ट टाइम अच्छा फ़ायदा हुआ बच्चों को, तो इस बार भी उसी मॉडल को आगे थोड़ा जो और प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चंस में थोड़े स्टैटिक क्वेश्चंस भी और डालते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स रहें मजबूत। लेकिन दोस्तों, जैसे अभी अक्टूबर एट्सेट्रा जो ये टाइम रहता है, अगर आप इसमें देखें तो ये टाइम है मेंस का टाइम। दोस्तों, अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है आपके लिए। लेकिन अगर 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बहुत ही एक पुराना इनिशिएटिव है। जब मेंस होता है उसके आसपास इसको वापस ले आते हैं, तो वो जाना जाता है मेंस अ डे की मैड इनिशिएटिव। तो जो जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हर रोज़ सॉल्व करते हैं एंड वो क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन रहता है, जिसमें बेसिकली आपको आइडिया क्या सिखाया जा रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए एंड उसमें कैसे कंटेंट को अंदर वहाँ पर फिट किया जाए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि मेंस में पर्टिकुलरली हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, हमसे पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन। लेकिन अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाए, सिर्फ क्वेश्चन समझ आना, तो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता है जिसको हम स्ट्रक्चर्स में डालकर वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं एंड अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक इनिशिएटिव है मैड। हर रोज़ आपके साथ सुबह इसके लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं। एक दिन GS1 का आता है, देन GS2, देन GS3, 4, 1, 2, 3, 4। उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव है। अगर आप मेंस का क्रैश कोर्स एक्सेट्रा चाहते हैं लेना, वो बात की बात है, लेकिन ये फ्री इनिशिएटिव है, ज़रूर फ़ायदा उठाएं इसका। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कॉन्टेक्स्ट ऑफ CPI IW। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मल्टीपल तरह से निकाला जाता है, एक जिसमें से एक है इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाला। तो दोस्तों, तो ये CPI IW है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, आपको ये सवाल आना चाहिए। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में पता होना। CPI एक्सेट्रा, दोस्तों हर बार हम इसको अच्छे लेवल पे तैयार करते हैं, इस बार भी CPI पे क्वेश्चन है। CPI बहुत डिफरेंट तरह की होती है, हमारा लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, ओके। तो CPI IW है, इसको लेबर ब्यूरो द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, जो लेबर मिनिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जो CPI और भी निकाले जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लेबर या फिर CPI जो है रूरल वर्कर्स की, इसको हमारा CSO कंपाइल करता है। तो क्या ये बात सही है गलत, आपने मुझे बताना है। देन एक और स्टेटमेंट है, CPI डिटर्मिन से IW से ही हम डिटर्मिन करते हैं कि कितना महंगाई भत्ता दिया जाएगा, DNS अलाउंस। ठीक है, जो हमारे जो DA किसको दिया जाता है, जो हमारे सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं। बट लेकिन नहीं दिया जाएगा उनको, CPI IW से डिसाइड नहीं होता कि कितना महंगाई भत्ता दिया जाएगा रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है दोस्तों, आपने बताना है कि क्या ये बात सही है गलत। ठीक है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम CPI को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं एक्सेट्रा, RBI उसको यूज़ करता है, कहाँ करता है, CPI की वैराइटीज़ देखी, उसके वैराइटीज़ के यूजेस देखे, तो ये जानने ज़रूरी है। मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, जिस दिन आप ये बात समझ आएंगे UPSC आस्क्स यू टफ क्वेश्चंस, तो उस दिन आपकी तैयारी और सही दिशा में बैठ जाएगी। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है? 1, 2 दोनों करेक्ट या कोई भी करेक्ट नहीं है? दोस्तों, राइट आंसर इसकी यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि CPI डेफिनेटली जो IW है लेबर ब्यूरो निकालता है, लेबर ब्यूरो ही निकालता है एग्रीकल्चर वर्कर्स का, है ना, वर्कर है, लेबर है, एंड रूरल वर्कर, हम सब लेबर हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है तीनों तरह के CPI लेबर ब्यूरो ही निकालता है, तीनों तरह के। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है। एंड देन उसके बाद जो हमारे CPI IW ही यूज़ किया जाता है, चाहे DNS अलाउंस हो, चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं। तो वैसे इनको हम DNS अलाउंस नहीं कहते, इसको हम जो यहाँ पे DR कहते हैं, DNS रिलीफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जो अभी जो रिसेंटली ये सवाल क्यों बनाया गया, क्योंकि CPI IW को रिवाइज करने की बात हो रही है। इसका बेस ईयर 2001, ठीक है, 2001 इसका भी बेस ईयर है, 2016 करने की बात हो रही है। एंड इसको DA या DR जो से निकाले जाते हैं, वो हमारे जो बेसिक पे में ऐड हो जाते हैं सर्विंग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, एंड हमारी तनख्वाह बनती है, इवन की रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। बाकी लेबर मिनिस्ट्री CPI AL और RL भी निकालती है। लेकिन जो हमारे बाकी तरह के जो रिटेल इन्फ्लेशन रहती है, जो CPI जो चाहे अर्बन है ना, CPI हमारी रूरल एंड जो CPI कंबाइंड, वो हमारा CSO निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात वो हमारी जो स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री MOSPI का पार्ट है, लेकिन ये लेबर मिनिस्ट्री का पार्ट है, ये तीनों, तो ये भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। एंड देन नेक्स्ट है ये जो एक प्रोजेक्ट स्टार्स की बात हो रही है, तो उसके बारे में आपने मुझे बताना है जो प्रोजेक्ट स्टार्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला,
जो प्रोजेक्ट है ये सभी यूटीज़ को कवर कर रहा है इनिशियली, लेकिन बाद में दूसरी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट है सेटअप करेगा एक जो सपोर्ट सिस्टम है, जो पूरा असेसमेंट सेंटर है, नाम है प्रक, ठीक है, ये बात सही है गलत। देन वर्ल्ड बैंक का एडेड प्रोजेक्ट है ये, एंड ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कौन सी मिनिस्ट्री में, हमारी जो एमएसएमई की मिनिस्ट्री है उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। ठीक है दोस्तों, मुश्किल सवाल लग सकता है अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं रिलेटिवली इट्स एन ईजियर वन। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर 2 और 3 करेक्ट हैं, 1 और 4 गलत, क्योंकि ये ऑल यूटीज वाली बात गलत है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है अभी पहले। तो ये है क्या दोस्तों, ये जो वर्ल्ड बैंक द्वारा ही वैसे एक स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट है पूरा, लेकिन ये एजुकेशन पर फोकस्ड एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका स्टार्स इसका नाम रखा गया स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स, कि जो टीचिंग के लिए, जो एजुकेशन प्रमोट करने के लिए जो बहुत से रिसोर्सेज चाहिए, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एज वेल। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड इनफैक्ट जैसे वो कह रहे हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन जो नई पॉलिसी आई है उसको अलाइन करने के लिए, कि उसके हिसाब से हमारे कॉम्पोनेंट्स, हमारी एजुकेशन अलाइन रहे, तो इसलिए कुछ स्टेट्स में, इन स्टेट्स में इंप्लीमेंट होने जा रहा है, और उसमें पर्टिकुलरली जो स्टेट बेटर परफॉर्म करेगी उसको और ज़्यादा फंड्स मिलते रहेंगे। तो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, ताकि स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और जो ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बेटर डेटा कैप्चर कर पाए, जिस पे ताकि और बेहतर कर पाए हमारे देश की एजुकेशन को, इसलिए इसको प्रोजेक्ट स्टार्स को स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक से। अप्रॉक्सीमेटली हमें जो $800 मिलियन के आसपास की फंडिंग है। तो दोस्तों इसके लिए एक सेंटर भी बनाया गया है, तो जहाँ पर जो असेसमेंट करेगा एंड बाकी रिस्पॉन्स, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टार्स, तो ग्रेजुअली आने वाले दिनों में आप इसके बारे में शायद और भी पढ़ें अखबारों में भी। ओके, देन दोस्तों एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट। आपने मुझे सिंपल सा सवाल है कि बताना है कि कौन सी एजेंसी द्वारा ये निकाली गई। ठीक है, पहला जो डिपार्टमेंट है यूएन का ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स को लेकर, या फिर जो यूएन का ऑफिस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, या ऑल हैंड्स वॉलंटियर, या NECHAMA। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर इसमें से कौन सा आंसर आपको लगता है कि राइट आंसर है। अगर आपके नॉलेज है तो ऐसे सवाल से आपने सीखना भी है कि अगर मुझे नहीं आता तो मुझे आर्बिट्ररी गेस करना है या नहीं करना, मुझे क्वेश्चन छोड़ने भी नहीं कुछ, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल आते हैं पेपर में, तो वो छोड़ने भी चाहिए ना हमें, तो फालतू नेगेटिव क्यों करें अपने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो यूएन, जिसको हम जो DDR भी कहते हैं, वैसे DRR सॉरी, तो जैसे पर्टिकुलरली यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये जैसे इसने रिसेंटली रिपोर्ट में बताया कि जो अभी पिछले 20 सालों में इतने नेचुरल डिजास्टर्स जो ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयर टू द पास्ट, तो वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो रहा है, एंड बहुत सारे इकोनॉमी को $2-2.5-3 ट्रिलियन का नुकसान भी हो गया। और इसका अगर इतिहास देख लें, यूएन की ही बॉडी है, पर्टिकुलरली दिसंबर 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब 1945 में यूएन का गठन हुआ तभी बन गई थी, लेकिन इसके बाद अभी ये ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड एक बॉडी बन चुकी है। अभी तो UNDDR है, पहले इसका नाम UNISDR होता था, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन करके था, क्योंकि बहुत डिजास्टर्स हो रहे थे दुनिया में, अभी भी हो रहे हैं, इतने सारे जो हमारे देख रहे हैं चक्रवात, तूफान, साइक्लोन्स आते हैं, इतनी तबाही मचाना शुरू कर चुके हैं, और पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी इसीलिए डिजास्टर से बचने के लिए हमने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। मेंस में सवाल पूछा गया था लास्ट टाइम भी, तो ह्योगो फ्रेमवर्क था पहले, जिसको अभी हमने सेंडाई अभी फ्रेमवर्क 2015 में आ गया, जो आने वाले 15 सालों में दुनिया को गाइड करेगा कि कैसे हम डिजास्टर से होने वाली बर्बादी, तबाही से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ह्योगो, सेंडाई देखिए आपको, तो यू शुड नो कि किसकी बात हो रही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अबाउट LTRO, लॉन्ग टर्म जो रेपो ऑपरेशन होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ऑलराइट, पहला जो LTRO है ये रेफर करता है कि वो वाले रेट को जिस पे कॉमर्शियल बैंक बोरो करेंगे RBI से पैसा, अगर उनके वहाँ शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाए, या देन सेकंड है कि ये लिक्विडिटी को रिड्यूस करेगा बैंकिंग सिस्टम में। देन उसके बाद जो LTRO के थ्रू फंड्स होंगे वो रेपो रेट पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड देन चौथी स्टेटमेंट है, अगर LTRO को कंडक्ट करने के लिए जो RBI ने अपना कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला जो प्लेटफॉर्म है, जिसको ई-कुबेर भी कहते हैं, उसकी सहारा लिया। तो बताइए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके सामने ऑप्शंस की सभी तो इनकरेक्ट नहीं है कहीं। एंड दोस्तों राइट आंसर इज 1 and 2, दे
दे आर इनकरेक्ट। कमर्शियल बैंक जिस पे बोरो करते हैं दोस्तों वो बैंक रेट कहलाता है, एंड ये लिक्विडिटी को इंक्रीज करेगा दोस्तों, रिड्यूस नहीं इंक्रीज करेगा, एंड फंड्स मिलेंगे। अदरवाइज रेपो रेट होता है, बैंक्स जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं, रादर इंट्राडे एक रात के लिए सिर्फ या 15 दिन मैक्सिमम उसके लिए बोरो करते हैं, रेपो लगता है उसमें। लेकिन आरबीआई ने 3 साल तक अगर बोरो करने पर भी रेपो ही लगा रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों जो अगर हम जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमेशा ही महंगी होती है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना कल हो ना हो, कल बिजनेस रहे ना रहे, बैंक रहे ना रहे, तो इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म लोन से महंगे होते हैं, रेपो सस्ता होता है। लेकिन अभी रिसेंटली कोविड के चलते आरबीआई ने अपने लोन्स को सस्ता किया, बैंक्स को बोला कि आप मुझसे पैसा बोरो कीजिए, अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज कीजिए, लोगों को पैसा उधार दीजिए सस्ते में, रेपो पे पैसा उधार लीजिए, लॉन्ग टर्म में मुझसे उधार ले लीजिए, आरबीआई ने कहा बैंक्स को, ठीक है। उनका जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है इकोवेयर, उसकी सहारा लिया गया, ठीक है। तो हमने इस पे लेक्चर भी कवर किए हुए हैं हमारे, अगर आप प्रीवियस जाकर आप देखेंगे प्री क्योर, मैंने एक्सटेंसिवली एलटीआरओ एंड जो टारगेटेड एलटीआरओ है, टीएलटीआरओ सब डिस्कस किया हुआ है, और इसका एग्जाम में फायदा भी हुआ, ठीक है। 1 करोड़ रुपए इसकी मिनिमम वैल्यू है, जो बैंक्स जो चाहते हैं इसके लिए जो पार्टिसिपेट करना है, उसके ऊपर जितना मर्जी चाहें बोरो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, आखिरी सवाल करते हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में अभी नोबेल प्राइज़ दिए गए, तो उसमें जो मिलग्रॉम एंड विल्सन को इस बार प्राइज़ मिला क्योंकि उन्होंने जो ऑक्शन, जब हमारी ऑक्शन होती है हमारे देश में दोस्तों, आपको याद होगा जब 2G स्कैम की बात हुई थी या फिर कोल स्कैम, तो ऑक्शनिंग को लेके बहुत दिक्कत रहती है कि क्या राइट प्राइस क्या है चीज़ों की, कि चीज़ें किस दाम पर हमें ऑक्शन करनी चाहिए कि नुकसान ना हो देश का, ना ही ऐसा हो ना कि कंज्यूमर्स का नुकसान हो, ना ही ऐसा हो कि जो वहाँ बिड लगा रहे हैं उनका नुकसान हो। तो इसके लिए राइट मॉडल क्या हो सकता है, तो इस पर इनके बहुत सारी थियोरीज हैं, मॉडल्स हैं, तो इस पर इसके कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में। तो इस पर सवाल बनाया हमने क्विकली। तो ये सवाल है कि इसके स्टेटमेंट्स में आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है। पहला, एक तो होता है कॉमन वैल्यू मॉडल। दोस्तों आपने बताना है कि क्या कॉमन वैल्यू मॉडल में जो लिखा हुआ ये होता है जहां पर जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो सभी के लिए सेम होती है। कॉमन वैल्यू में सभी के लिए वैल्यू सेम होती है। जो कॉमन वैल्यू मॉडल है ऑक्शनिंग का, उसमें वैल्यू सभी के लिए जो है वो कॉमन है या फिर सेम है, लेकिन बिडर्स हैं उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो अपने आप से वो असेस कर रहे हैं, सिग्नल्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप अगर स्टेटमेंट को समझे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझे तो ऐसे मुश्किल सवाल यूपीएससी में आएंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। दूसरा, जो प्राइवेट वैल्यूज मॉडल होते हैं, तो उसमें जो प्राइवेट वैल्यू मॉडल में जो बिडर है, जो वहाँ जो बोली लगा रहा है, उसको पता होगा कि कितनी वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की, एंड वो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसी के हिसाब से वो बिडिंग करता है, ठीक है। तो बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। पहली करेक्ट, दूसरी, तीसरी, सॉरी आई मीन बोथ आर करेक्ट, या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप अखबार एक्सेट्रा पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी क्लैरिटी होगी कि क्या कह रही कहानी, एंड ये नोबेल प्राइज वगैरह एक्सेट्रा को फॉलो करना चाहिए। इस पर बेस्ड हम मेंस में अपने पॉइंट्स भी लिखेंगे, हमारे पॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसकी यहाँ दोनों ही बातें करेक्ट हैं। जो कॉमन वैल्यू मॉडल है उसमें क्या होता है कि जो भी आप ऑक्शन करने जा रहे हैं, जो बिडर्स बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता होता कि राइट प्राइस क्या है, मुझे कितनी दाम लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप स्पेक्ट्रम की बोली में बैठ गए, ठीक है, वहां पे आप चाहते हैं कि आपने अपनी कंपनी को कि स्पेक्ट्रम लेकर देना है आज, ठीक है, खरीदना है मुझे, तो आपको पता नहीं कि राइट प्राइस क्या होगी, 5 करोड़ लगाऊं बोली, 500 करोड़ लगाऊं, 10 करोड़ लगाऊं, तो वहां पर आप देखते हैं साथ वाला क्या बोली लगा रहा है, उसके हिसाब से आपकी बोली ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, आपके बिड वो बदलती रहती है। लेकिन प्राइवेट वैल्यू मॉडल में क्या होता है, आपको पता होता है कि मुझे इतने कस्टमर पक्का मिल जाएंगे, इतना मैं इंटरनेट बेच दूंगा, इतना मेरा ये हो जाएगा, तो मुझे तो इतने दाम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं कम से कम 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू निकाल लूंगा, तो मुझे इसका हद से हद 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए मुझे इसकी लगानी चाहिए, ऑक्शन बिड लगानी चाहिए। इसके ऊपर लगाऊंगा तो मुझे फायदा नहीं है, ठीक है। आपको पहले ही आपके पास वहां पर जो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंगली यू बिड, ठीक है। तो गेटिंग इट, तो कॉमन वैल्यू प्राइवेट वैल्यू मॉडल में एक प्राइमरी सा डिफरेंस है जहां पर बिडर को पता होता है कि कितना उसको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसका एक स्टैंडर्ड से एग्जांपल है, वो है एक पेंटिंग का, एक आर्ट पीस की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस पर जनरली ऐसा भी हो सकता है ना कि आप पेंटिंग देखने बैठे और आपको लगा कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 करोड़, लेकिन किसी को पता था, जो पड़ोस में आपके बैठा हुआ था, वो कोई इंसान, उसको पता था कि एक खरीदार
मुझे कहीं ना कहीं इसका मिल जाएगा जो इसके मुझे 25 करोड़ दे देगा, तो आपके बगल वाले ने उसकी बोली लगा दी 10 करोड़ की, तो आपको लगा अरे ये जो 10 करोड़ बोली लगा रहा है, तो क्योंकि आपके पास थी कॉमन वैल्यू और जो बगल वाला था उसके पास थी एक प्राइवेट वैल्यू। तो अकॉर्डिंगली ऑक्शनिंग ही डिज़ाइन ऐसे ही करनी चाहिए, जब जो सरकारें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरह से इसकी ऑक्शनिंग करें, जो रिसोर्सेज की, जो जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, कोयला हो गया, है ना, जितनी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इनकी ऑक्शनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशंस को आइडिया रहे कि प्राइवेट वैल्यू कितनी लगाई जा रही है, अकॉर्डिंगली वो अपने जो ओपनिंग बिड्स वहीं से रखें। ठीक है, तो अब ये ना, आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो यही है, जैसे अभी रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सेट्रा जब हम बांटते हैं स्पेक्ट्रम्स वगैरह, तो वहाँ कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो अकॉर्डिंगली, लेकिन हो सकता है किसी के पास कस्टमर्स को लेकर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, उसके पास पहले से कस्टमर्स हों जिनको वो, जैसे अगर 4G है, 5G की बोली लगनी शुरू होगी, तो अगर लेट्स से अगर जियो को पहले पता है कि उसके पास कस्टमर्स हैं, मिल जाएंगे, तो वो ओपनली और हायर बोली, एक हायर ऑक्शनिंग प्राइस लगा सकता है। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो विल्सन ने मॉडल दिए थे एंड जो कॉमन वैल्यू पर, उसको मिलग्रॉम ने इंप्रूव कर दिया था प्राइवेट वैल्यूज डालकर। तो बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूएस में, पर्टिकुलरली यूरोप में, तो इनके मॉडल्स को मिक्स करके यूज़ किया जाता है ऑक्शनिंग करने के लिए। इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, और इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो इशू था, जो पर्टिकुलरली 2G स्कैम जिसको कहा जाता है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल था कि आप पहले आइए और कोई बोली वगैरह कुछ नहीं, और अपनी एप्लीकेशन दीजिए और अकॉर्डिंगली यू कैन गो अवे विद द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसको वो लगता है कि वहाँ पे ऑक्शनिंग सही नहीं हुई, लेकिन सही ऑक्शनिंग होगी क्या, वो भी अभी तक एक डिबेट का मुद्दा ही रहता है। ऑलराइट दोस्तों, तो बस ऐसे ही थोड़ा मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो लेक्चर खत्म और अनाउंसमेंट शुरू कि 2021 के कोर्सेज, अगेन हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया, सभी सब्जेक्ट्स में आपको जीएस, जिसमें हमारा पूरे साल का कोर्स है, थोड़ा तेज चलने वाला, अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं, देन हमारे सोशियोलॉजी का कोर्स, देन हमारे पॉल साइंस का कोर्स, एंड देन दोस्तों हमारा एसए का कोर्स। ये चारों कोर्सेज हमारे जो लास्ट बैच है 2021 का, बैच 4, ये अनाउंस हो चुका है। ठीक है, ये शुरू हो चुका है। इनके शेड्यूल्स एक्सेट्रा हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल, वहाँ से आप इनको एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर राइटिंग, जैसे जीएस की बात करें, आंसर राइटिंग भी है उसमें, एंड उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी है, सभी कुछ शामिल रहता है, ऑल इंक्लूसिव कोर्स है ये। ठीक है, तो इसी को हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कि थोड़ा ग्रेजुअली तैयारी कीजिए, हर रोज़ तैयारी कीजिए, उसी से ही हम अंत में एक अच्छा रैंक निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप 2020 टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे एसए, जनरल स्टडीज़ का क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, सोशो का क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज, पॉल साइंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके पास। ठीक है दोस्तों, इन सभी के शेड्यूल, इन सभी के ये तो इनमें तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अगर जो क्लासेस भी चल भी क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू रही हैं, जैसे आप मैड में देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम जो कवरेज करते हैं कंटेंट की, तो एक ऐसा एक मॉडल हमारा बन चुका है अभी, ये 2-3 साल हो गया इनफैक्ट, जहां पर हम बच्चों को हम समझा रहे हैं, कंटेंट समझा रहे हैं मेंस का क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि वो और कंफर्टेबल हो जाएं एग्जाम में पहुंचते पहुंचते क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आप सबके साथ शेयर करना। ठीक है, बाकी हमारी वेबसाइट पर सभी कुछ PDF एक्सेट्रा अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, अगर कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो का तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एक्सेट्रा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, धीरे 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 करके ही आपका घड़ा भरेगा, नॉट पाप का घड़ा, ठीक है, ज्ञान का घड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञान का घड़ा भरते हैं, धीरे धीरे भरते हैं। ऑलराइट, मज़ा उसी में ही है, नॉलेज रिटेन भी होती है। और बाकी मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।